नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंग का असर अब पूरी दुनिया पर दिखने लगा है। आज अमेरिका में तेल और गैस के दाम 50% तक बढ़ गए। यूरोप में क्रूड ऑयल की कीमत 40% तक बढ़ गई। लिक्विफाइड नेचुरल गैस के दामों में भी करीब 33% का उछाल आया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें पिछले 20 महीनों में हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज कहा कि अमेरिका ने ईरान की मिसाइल अटैक और डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह तबाह कर दिया है। ईरान के सारे वॉरशिप डुबो दिए हैं। ईरान के नेता अमेरिका से बात करना चाहते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपने मकसद को हासिल करने के बाद ही रुकेगा, इसलिए यह जंग 4 से 5 हफ्ते तक चल सकती है। ईरान ने माना कि अमेरिका और इजराइल के हमलों में अब तक उसके 787 नागरिकों की मौत हो चुकी है, लेकिन कहा कि वो खामोश नहीं बैठेगा। आज ईरान ने सऊदी अरब, बहरीन और यूएई में जबरदस्त अटैक किए। ईरान के हमलों से किन किन देशों में कितना नुकसान हुआ, ईरान इस्लामिक मुल्कों को निशाना क्यों बना रहा है और हमारी सरकार इन देशों में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए क्या तैयारी कर रही है, ये सब मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और दूसरी ज़रूरी चीज़ों की सप्लाई बनी रहे, इसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, इसकी बात भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये दिखा देता हूं कि अमेरिका और इजराइल ने आज ईरान पर कहां-कहां और कितने बम बरसाए। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अमेरिका और इजराइल ने आज ईरान पर चौतरफा हमले किए। अमेरिकी मिसाइल्स, अटैक ड्रोन्स और फाइटर जेट्स ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल लॉन्च फैसिलिटीज, ड्रोन लॉन्च सेंटर्स, मिलिट्री बेसेस और कमांड कंट्रोल सेंटर्स में तबाही मचा दी। अमेरिका ने ईरान की राजधानी तेहरान से लेकर इस्फहान, बुशहर, नतांज, शिराज और तब्रिज शहरों में बड़े पैमाने पर बमबारी की, मिसाइल अटैक किए। अमेरिकी हमलों के निशाने पर ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कोर सेंटर्स थे। आज अमेरिका और इजराइल के सबसे ज्यादा हमले ईरान की राजधानी तेहरान पर हुए। इन हमलों का मकसद तेहरान के एडमिनिस्ट्रेटिव इलाके में ईरान की फौज और आईआरजीसी के पूरे स्ट्रक्चर को, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को तबाह करना था। तेहरान में आज दिन भर धमाकों की आवाज सुनाई देती रही। तेहरान के हॉस्पिटल और मीडिया हाउसेज की बिल्डिंग्स को भी अमेरिकी फोर्सेज ने निशाना बनाया। तेहरान में गांधी हॉस्पिटल अमेरिका के हमले में तबाह हो गया। हमले के बाद गांधी हॉस्पिटल के मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। अमेरिका के हमलों से तेहरान की एक ऐतिहासिक इमारत गुलिस्तान पैलेस को भी भारी नुकसान पहुंचा। ईरान की सरकार ने कहा कि अमेरिका तेहरान के रिहायशी इलाकों में कारपेट बॉम्बिंग कर रहा है। अब तक करीब 800 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें ज्यादातर आम नागरिक थे जिनका कोई कसूर नहीं था। आज अमेरिका ने तेहरान में ईरानी सरकार के सेंट्रल हेडक्वार्टर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। ईरानियन गवर्नमेंट ने दावा किया कि अमेरिकी फोर्सेज ने आज न्यूज एजेंसी IRIB के हेडक्वार्टर पर भी बम फेंके। इस हमले में रूस के न्यूज चैनल RT के ऑफिस को भी भारी नुकसान पहुंचा है। तेहरान के डाउनटाउन इलाकों वली असर और इमाम खुमैनी में शहीद मोताहरी सरकार कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। इस कॉम्प्लेक्स पर अमेरिका के B-2 हैवी बम्बर्स ने भारी तादाद में बम गिराए। ईरान के मिलिट्री ऑफिसर्स के ट्रेनिंग सेंटर और उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अमेरिका के हमलों ने तबाही मचा दी। अमेरिकी सेना ने बताया कि वो ईरान के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को चुन चुनकर निशाना बना रहा है, ताकि ईरान की जंग लड़ने की ताकत को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। तेहरान के अलावा आज अमेरिका के बॉम्बर्स ने कैरमन सूबे में ईरान के एक मिलिट्री बेस पर हमला किया, जिसमें ईरान के 13 सैनिक मारे गए। अमेरिका के रीपर ड्रोन्स ने इस्फहान और शिराज शहरों में
IRGC के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को निशाना बनाया। बुशहर में जाम और दिर शहरों पर भी बमबारी की, मिसाइल से हमले किए, जिसमें IRGC की एयरफोर्स और नेवी के 5 जवान मारे गए। इसी तरह ईरान के बड़े धार्मिक शहर कुंभ में उस वक्त हमला किया जब वहां नया सुप्रीम लीडर चुनने के लिए असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की मीटिंग होने वाली थी। अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए बेहद घातक B-1 बॉम्बर्स, F-18 फाइटर जेट्स और रीपर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने बताया कि ईरान की मिलिट्री साइट्स पर हमले के लिए B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, लुकास ड्रोन, F-15, F-16, F-18, F-22 और F-35 जेट्स का भी इस्तेमाल किया गया। ईरान की सेना पर नजर रखने के लिए अमेरिका अपने P-81 ओरियन एयरक्राफ्ट, EA-15G एवॉक्स एयरक्राफ्ट का भी इस्तेमाल कर रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज कहा कि ईरान को एटम बम बनाने से रोकने का यही एक तरीका था, इसीलिए उन्होंने ईरान पर हमले का ऑर्डर दिया। हालांकि अब ईरान बातचीत की पेशकश कर रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ ये जंग 1 महीने से ज्यादा लंबी खींच सकती है और अमेरिकी सेना इसके लिए पूरी तरह तैयार है। This was our last best chance to strike what we're doing right now and eliminate the intolerable threats posed by this sick and sinister regime. And they are indeed sick and sinister. Our objectives are clear. First, we're destroying Iran's missile capabilities, and you see that happening on an hourly basis, and their capacity to produce brand new ones, and pretty good ones they make. Second, we're annihilating their navy. We've knocked out already 10 ships. They're at the bottom of the sea. Third, we're ensuring that the world's #1 sponsor of terror can never obtain a nuclear weapon, never going to have a nuclear weapon. I said that from the beginning. We will easily prevail. We're already substantially ahead of our time projections, but whatever the time is, it's okay. Whatever it takes, we will always. And we have, right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. We'll do. प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो कहा मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देता हूं। ट्रंप कह रहे थे कि उन्होंने ईरान के खिलाफ युद्ध इसलिए शुरू किया क्योंकि ईरान की खतरनाक और शैतानी हुकूमत को खत्म करने का यह आखिरी मौका था। ट्रंप ने कहा हमारे टारगेट बिल्कुल साफ हैं। पहले हम ईरान की मिसाइल क्षमता को नष्ट करेंगे, फिर उनके परमाणु ठिकानों को तबाह करेंगे और फिर ईरान की नेवी को नष्ट करेंगे। ट्रंप ने कहा वो ईरान को किसी भी कीमत पर एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। ट्रंप ने कहा उन्होंने सोचा था कि युद्ध 4-5 हफ्ते में निपट जाएगा, लेकिन अब लग रहा है कि यह लंबा चलेगा। हालांकि अमेरिका भी लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। ईरान पर अब ज्यादातर हमले अमेरिकी सेना कर रही है। इजराइल की डिफेंस फोर्सेस का फोकस लेबनान पर है। आज इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर जबरदस्त बमबारी की। इसमें 40 लोग मारे गए और 250 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। लेबनान की सरकार ने बताया कि इजराइल के फाइटर जेट्स ने बेरूत रेडियो की बिल्डिंग और कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें आम नागरिक मारे गए। लेकिन इजरायली फोर्सेस का दावा है कि उसके निशाने पर हिजबुल्लाह की लीडरशिप थी, क्योंकि हिजबुल्लाह नॉर्थ इजराइल पर लगातार ड्रोन और रॉकेट से हमले कर रहा है। इजराइल ने साउथ लेबनान में मिलिट्री को भी हिजबुल्लाह का सफाया करने के लिए मैदान में उतार दिया, क्योंकि साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजराइल के बॉर्डर के करीब लॉन्च सेंटर बनाए हुए हैं। इसलिए अब इजराइल ने लेबनान पर बमबारी के साथ साथ ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू किया है। इजराइल के हमले के बाद बड़ी तादाद में लोग लेबनान छोड़कर भाग रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के प्रवक्ता ने कहा कि इस बार हिजबुल्लाह का पूरा खात्मा करने के बाद ही सेना का ऑपरेशन बंद होगा। Today is day 4 of Operation Roaring Lion.
Our forces, along with the U.S. Armed Forces, continue degrading the Iranian regime's military capabilities. We have focused on targeting ballistic missile launchers, command and control centers, underground bunkers, and of course, key Iranian regime leadership figures. Yesterday, Iran's main terrorist proxy, Hezbollah, launched dozens of rockets and UAVs from southern Lebanon at Israeli civilians in northern Israel. Our forces have been prepared to strengthen and protect all borders as part of this operation and are more than ready. We are preparing for the possibility of Hezbollah expanding their attacks against Israeli civilians. This includes reinforcing aerial defense systems and troops' presence. इजरायली सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल शोशानी ने क्या कहा, ये आपको डिटेल में बता देता हूँ, हिंदी में बता देता हूँ। वो कह रहे थे कि अमेरिका के साथ मिलकर उनके देश की सेना लगातार ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, अंडरग्राउंड बंकर्स और ईरान के बड़े मिलिट्री लीडर्स को टारगेट कर रही है। उन्होंने बताया कि इजरायली सेना लेबनान में ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्ला पर भी लगातार हमले कर रही है। इसके अलावा इजरायल के आम नागरिकों को सेफ रखने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम को और भी मजबूत बनाया जा रहा है। इस बीच आज ईरान ने उन 168 स्कूली बच्चियों का अंतिम संस्कार किया जो 28 फरवरी को इजरायल के हमले में मारी गई थी। इजरायल ने तेहरान में बच्चियों के एक स्कूल पर बमबारी की थी जिसमें 100 स्कूली बच्चियों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि करीब 60 स्कूली छात्राओं की जान हॉस्पिटल में इलाज के दौरान चली गई। आज इन बच्चियों का सामूहिक रूप से जनाजा निकाला गया जिसमें हजारों के तादाद में लोग शामिल हुए। लेकिन अमेरिका ने कहा कि उसने अब तक ईरान पर अपना सबसे घातक हमला नहीं किया है और अगर ईरान सरेंडर नहीं करता तो अगले कुछ दिनों में अमेरिका ईरान पर अपनी फुल फोर्स के साथ अटैक करेगा। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा कि अपना मकसद पूरा किए बगैर अमेरिका ये ऑपरेशन बंद नहीं करेगा। They're suffering a tremendous amount of damage. Honestly, again, I'm not going to give away the details of our tactical efforts, but the hardest hits are yet to come from the U.S. military. The next phase will be even more punishing on Iran than it is right now. Someone was screaming, how long will it take? I don't know how long it'll take. We have objectives. We will do this as long as it takes to achieve those objectives, and we will achieve those objectives. The world will be a safer place when we're done with this operation. मार्को रूबियो ने जो कहा उसका मतलब यह है कि अभी तक ईरान पर अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत से हमला नहीं किया है। अगले फेज में अमेरिकी सेना इससे भी भयानक अटैक करेगी और ईरान में अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करेगी। इस बार की लड़ाई में ईरान शॉर्ट रेंज मिसाइल्स और ड्रोन से इंटेंस अटैक कर रहा है। इजराइल पर उसने ज्यादातर हमले मिसाइल्स के जरिए किए, लेकिन इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग है, ज्यादातर को उसने इंटरसेप्ट कर दिया। इसके बावजूद तेल अवीव में भारी तबाही देखने को मिली है। लेकिन इस बार ईरान का फोकस अमेरिका के एलाइज पर है। गल्फ कंट्रीज में जहां जहां अमेरिकन के होने का अंदेशा है, सिविलियंस हो या मिलिट्री बेस, दोनों पर ड्रोन से हमले किए गए। ईरान की रणनीति यह है कि शुरुआती दौर में ही तेज और स्ट्रांग हमले किए जाएं ताकि यूएस एलाइज अमेरिका और इजराइल को जंग रोकने के लिए मजबूर करने की कोशिश करें। इजराइल और अमेरिका के हमले के जवाब में ईरान पूरे मिडिल ईस्ट को निशाना बनाए हुए है। कतर से लेकर ओमान तक, यूनाइटेड अरब एमिरेट से लेकर जॉर्डन और बहरीन तक ईरान ने सैकड़ों मिसाइल्स और कामिकाजे ड्रोन से हमले किए हैं। हालांकि यूएई, कतर, कुवैत और ओमान इनमें से ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने में कामयाब रहे हैं। ईरान ने आज सबसे बड़ा हमला सऊदी अरब पर किया। सऊदी अरब की डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया कि उसने ईरान के 8 ड्रोन को डिटेक्ट करके टारगेट पर पहुंचाने से पहले ही हवा में डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिकन एम्बेसी को ईरान के 2 ड्रोन से डायरेक्ट हिट किया। हालांकि इस हमले में सिर्फ अमेरिकन एम्बेसी की बिल्डिंग का थोड़ा सा नुकसान हुआ। एम्बेसी में मौजूद लोग इस मामले में बिल्कुल अफेक्टेड नहीं हुए, कोई घायल नहीं हुआ, क्योंकि ईरान के ड्रोन को पहले ही डिटेक्ट कर लिया गया था। अटैक की वार्निंग जारी कर दी गई थी। इसके कारण एम्बेसी में मौजूद स्टाफ को बंकर्स में छुपने का मौका मिल गया। लेकिन इस हमले के बाद अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट से अपने नॉन एसेंशियल एम्बेसी स्टाफ को इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया है।
सऊदी अरब के बाद ईरान ने आज दूसरा सबसे बड़ा हमला एक बार फिर सऊदी अरब के पड़ोसी और करीबी देश बहरीन पर किया। बहरीन में ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल्स ने अमेरिका के कंट्रोल वाले अल जुफैर नेवल बेस पर जबरदस्त अटैक किया। इसके अलावा बहरीन की राजधानी मनामा में अमेरिकन एम्बेसी पर भी ईरान के कामिकाजे ड्रोन्स ने हिट किया। बहरीन को सऊदी अरब से जोड़ने वाले किंग फहद ब्रिज को भी ईरान ने निशाना बनाया। अमेजॉन कंपनी ने दावा किया कि बहरीन में उसके एक डेटा सेंटर पर भी मिसाइल अटैक हुआ। बहरीन के डिफेंस मिनिस्टर ने बताया कि उसने आज ईरान की तरफ से फायर की गई 73 मिसाइल्स और 91 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करके मार गिराया। खास बात यह भी है कि बहरीन में शिया मुस्लिम्स का बहुमत है, लेकिन बहरीन के किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा सुन्नी मुसलमान हैं और सऊदी अरब का शाही परिवार उनको सपोर्ट करता है। इसके अलावा बहरीन में अमेरिका के 5वें बेड़े का बड़ा अड्डा है, इसलिए बहरीन ईरान के टारगेट पर है। बहरीन के साथ साथ कतर भी ईरान के निशाने पर है। ईरान ने आज फिर से कतर को मिसाइल और ड्रोन से टारगेट करने की कोशिश की। कतर की डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया कि ईरान की तरफ से कुल 104 मिसाइल फायर की गई हैं। इनमें से 101 को इंटरसेप्ट करके हवा में डिस्ट्रॉय कर दिया गया, लेकिन 3 मिसाइल टारगेट तक पहुंचने में कामयाब हुई। ईरान ने 39 ड्रोन्स भी फायर किए, लेकिन इनमें से 24 को हवा में नष्ट कर दिया गया। ईरान ने आज कतर की राजधानी दोहा पर कई बार हमले की कोशिश की। कतर की फोर्सेस का दावा है कि उसने ईरान के 2 Su-24 बम्बर एयरक्राफ्ट को मार गिराया। यूएई पर भी ईरान के हमले जारी हैं। यूएई की ऑयल फील्ड्स और रिफाइनरीज खास तौर पर ईरान के निशाने पर हैं। आज फुजैरा ऑयल फील्ड पर ड्रोन से अटैक किया गया और इसके अलावा यूएई में भी अमेजॉन के डेटा सेंटर्स को निशाना बनाया गया। 2 डेटा सेंटर्स तबाह हो गए हैं। ईरान के कई ड्रोन्स दुबई में भी यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर अपने निशाने तक पहुंचने में कामयाब रहे। यूएई ने आज सुबह ईरान की 9 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 6 क्रूज मिसाइल्स और 148 ड्रोन को मार गिराया। नोट करने वाली बात है कि ईरान यूएई के उन होटल्स को भी टारगेट कर रहा है जहां अमेरिकन एम्बेसी के स्टाफ और अमेरिकी सेना के अधिकारी रहते हैं। असल में अमेरिका को पहले ही आशंका थी कि ईरान यूएई में उसकी एम्बेसी और अमेरिकन बेस को निशाना बना सकता है, इसलिए ईरान पर हमले से पहले अमेरिका ने यूएई की एम्बेसी और बेस खाली कर दिए थे। दुबई के अलावा ईरान ने यूएई में अमेरिका के मिलिट्री बेस पर भी मिसाइल अटैक किया। यूएई के डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया कि ईरान ने अब तक उसके ऊपर 182 मिसाइल फायर किए, जिनमें से 169 को डिटेक्ट करके नष्ट कर दिया गया। सिर्फ 13 मिसाइल टारगेट तक पहुंचने में कामयाब रहे। ईरान ने यूएई की तरफ 645 ड्रोन्स भेजे, लेकिन इनमें से सिर्फ 44 टारगेट तक पहुंचे, बाकी 601 ड्रोन्स को गिरा दिया गया। ईरान के लगातार हमलों की वजह से यूएई का एयर स्पेस अब तक बंद था, जिसकी वजह से हजारों विदेशी नागरिक यूएई में फंसे हुए थे, लेकिन अब शारजा और अबू धाबी से कुछ फ्लाइट शुरू हुई हैं। ईरान के हमलों के बीच आज यूएई के प्रेसिडेंट ने आम लोगों का हौसला बढ़ाने की कोशिश की। यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान आज दुबई मॉल पहुंचे, लोगों से मिले, उनका हालचाल पूछा और भरोसा दिया कि सरकार सबका पूरा ख्याल रखेगी। ईरान के हमलों की वजह से यूएई में जो कुछ विदेशी यात्री फंसे हुए हैं, उन सब के रहने खाने का इंतजाम वहां की सरकार मुफ्त में कर रही है। हालांकि ईरान ने कहा कि खाड़ी देशों पर हमला करके वो सिर्फ अमेरिका को नुकसान पहुंचाना चाहता है। ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी अली लारिजानी ने कहा कि मुस्लिम देशों को परेशान करना ईरान का मकसद नहीं है। اما یه نکته هست، ما از قبل هم گفته بودیم، به کشورهای منطقه هم گفته بودیم ما قصد تعرض به شما نداریم. अली लारिजानी ये कह रहे थे कि उन्होंने पहले ही खाड़ी देशों को वार्न कर दिया था, बता दिया था कि ईरान उनके देशों में अमेरिकी एसेट्स को टारगेट कर रहा है जहां से ईरान पर हमले हो रहे हैं। लारिजानी ने कहा कि उन्होंने अरब देशों से बातचीत की थी तो ये बोला था अगर अमेरिका के जंगी जहाज इन देशों से उड़ेंगे तो ईरान हमला करेगा और यही हम कर रहे हैं।
ईरान के हमले इजराइल पर भी लगातार जारी हैं। आज ईरान ने एक बार फिर से इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर सैकड़ों मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक किया। वेस्ट यरूशलेम और बीर शेवा और इजराइल के इंडस्ट्रियल सिटी नेवातिम को निशाना बनाने की कोशिश की। पोर्ट सिटी हाइफा को टारगेट करके ईरान ने दर्जनों मिसाइल फायर किए। ज्यादातर मिसाइल्स को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया, लेकिन कम से कम 50 मिसाइल्स अपने टारगेट तक पहुंचने में कामयाब हुई। इससे इजराइल में इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है। कुछ लोगों की मौत की खबर भी है। इजराइल में एयर अटैक का अलर्ट काफी पहले मिल जाता है। सायरन बजने लगते हैं, इससे लोगों को बंकर से छुपने का मौका मिल जाता है। लेकिन ईरान के हमलों को देखते हुए अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत इजराइल से निकलने की सलाह दी है। इजराइल में मौजूद अमेरिकी नागरिक इजिप्ट और जॉर्डन के रास्ते बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि ईरान के हवाई हमलों की वजह से इजराइल के एयरपोर्ट्स बंद हैं। यरूशलेम में यूएस एम्बेसी ने कहा कि अमेरिकी नागरिक इजरायली सरकार की शटल से बॉर्डर पार करके निकल जाएं, क्योंकि ऐसे हालात में इजराइल में रुकना खतरनाक हो सकता है। बड़ी बात यह कि आज अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने माना कि ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी ज़बरदस्त है। अमेरिका एक महीने में 6-7 इंटरसेप्टर मिसाइल्स बनाता है, लेकिन ईरान एक महीने में 100 बैलिस्टिक मिसाइल्स और सैकड़ों की तादाद में ड्रोन्स बना लेता है। इसलिए लड़ाई तो लंबी चलेगी। Going back to the purpose of this is to destroy that missile capability. Why does Iran want that ballistic missile capability? What they are trying to do and have been trying to do for a very long time is build a conventional weapons capability as a shield where they can hide behind. Meaning, there would come a point where they have so many conventional missiles, so many drones, and it can inflict so much damage that no one can do anything about their nuclear program. That is what they were trying to do, is put themselves in a place of immunity where the damage they could inflict on the region would be so high that no one can do anything about their nuclear program or their nuclear ambitions. They are producing, by some estimates, over 100 of these missiles a month. Compare that to the 6 or 7 interceptors that can be built a month. They can build 100 of these a month, not to mention the thousands of one-way attack drones that they also have. They've been doing this for a very long time, and by the way, they've been doing it under sanction. अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने यह बयान यूएस सेनेटर्स के गैंग ऑफ 8 को ईरान युद्ध पर ब्रीफिंग के बाद दिया। रूबियो कह रहे थे कि ईरान पर हमला इसलिए किया गया क्योंकि अमेरिका ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को तबाह करना चाहता है। रूबियो ने कहा कि ईरान के पास मिसाइल बनाने की ज़बरदस्त कैपेबिलिटी है। एक महीने में ईरान 100 मिसाइल्स बना लेता है, जबकि उसको रोकने में काम आने वाले इंटरसेप्टर अमेरिका 6 या 7 ही बना पाता है। इसके अलावा ईरान के पास ड्रोन्स बनाने की भी ज़बरदस्त ताकत है। रूबियो ने कहा कि ईरान पर लगभग 50 साल से प्रतिबंध लगे हुए हैं, फिर भी वो इतनी भारी मात्रा में बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन बना लेता है। इसीलिए अमेरिका और इजराइल ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किए। अमेरिका ने इस बार ईरान के खिलाफ जंग में इजराइल को आगे रखा। पहला अटैक इजराइल नहीं किया और इजराइल की सबसे बड़ी सफलता यह मानी गई कि उसने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को एलिमिनेट कर दिया। खामेनेई को मारने का फैसला पॉलिटिकल था, जिसने दुनिया को चौंका दिया, लेकिन इससे भी चौंकाने वाली बात यह थी कि हमेशा हाई सिक्योरिटी जोन में रहने वाले खामेनेई की एग्जैक्ट लोकेशन इजरायली एयरफोर्स को कैसे पता चली। इजरायली इंटेलिजेंस ने उस पार्किंग लॉट का सिक्योरिटी कैमरा हैक किया जहां पर खामेनेई के बॉडीगार्ड्स और उनको प्रोटेक्शन देने वाली आर्मर्ड व्हीकल्स के ड्राइवर्स गाड़ियां पार्क करते थे। ये बॉडीगार्ड्स और ड्राइवर्स कंटिन्यूअस सर्विलेंस में थे। इजरायली इंटेलिजेंस ने पूरे तेहरान में ट्रैफिक कैमरास को कई साल तक हैक किया। ये इमेजेस इजरायल में मौजूद सर्वर्स में ट्रांसमिट की जा रही थी, जिन्हें बड़े हाई स्किल्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर एनालाइज कर रहे थे। इसलिए उनके पास खामेनेई के बॉडीगार्ड्स के ड्यूटी आवर्स, ऑफिस जाने के रूट्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के एरियाज, सब कुछ इजरायली इंटेलिजेंस के पास था। इसी वजह से मोसाद को एग्जैक्टली पता था कि खामेनेई किस वक्त अपने ऑफिस पहुंचेंगे और उनके साथ मीटिंग में कौन कौन मौजूद होगा।
इजरायली इंटेलिजेंस ने यह इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए कई साल पहले काम शुरू कर दिया था और रियल टाइम डेटा की मदद से खामेनी की एग्जैक्ट लोकेशन पता की और हमला किया। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के जॉइंट अटैक का अमेरिका में भी विरोध हुआ है। न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, लॉस एंजलिस, ऑस्टिन, डलास, कंसस सिटी, डेट्रॉयट, नेशविल, शिकागो और सैन फ्रांसिस्को समेत अमेरिका के 40 शहरों में आज बड़ी संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर युद्ध के खिलाफ विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों का इल्जाम है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एप्स्टीन फाइल्स के विवाद से बचने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए अमेरिका को युद्ध की आग में झोंक दिया, जिसमें बेगुनाह अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं और देश को बेवजह मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सेनेट को दी गई ब्रीफिंग में यह माना कि अमेरिका को ईरान से कोई खतरा नहीं था, इसके बाद अमेरिका में इस जंग का विरोध और तेज हो गया। लोगों का कहना है कि खुद को प्रेसिडेंट ऑफ पीस के बताने वाले ट्रंप ने वही किया जो उनसे पहले के राष्ट्रपति किया करते थे। असल में 3 दिन पहले डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने बंद कमरे में 8 सेनेटर्स के ग्रुप को ब्रीफिंग दी थी, जिसमें बताया था कि अमेरिका को ईरान से कोई खतरा नहीं था। अमेरिका ने सिर्फ इजराइल के कहने पर ईरान के खिलाफ जंग शुरू की थी। अब ये सेनेटर भी युद्ध का विरोध करने लगे हैं। Said before, I say now, there was no imminent threat to the United States of America by the Iranians. There was a threat to Israel. If we equate a threat to Israel as the equivalent of an imminent threat to the United States, then we are in uncharted territory. We have seen the goals for this operation change now, I believe, 4 or 5 times. A week ago, it was about the Iranian nuclear capacity. A few days later, it was about taking out the ballistic missiles. It was then, in the president's own words, about regime change. It was then about regime change, and now we hear it's about sinking the Iranian fleet. This is still a war of choice that has been acknowledged by others, was dictated by Israel's goals and timeline. अमेरिका के सेनेटर की बात का हिंदी अनुवाद आपको बताता हूँ। मार्क वार्नर कह रहे हैं कि ईरान से अमेरिका को कोई खतरा नहीं था, फिर भी ट्रंप ने शुरू किया क्योंकि इजराइल ईरान को अपने ऊपर बड़ा खतरा बताता है। सेनेटर वार्नर ने बताया कि पिछले 1 हफ्ते के दौरान ट्रंप की सरकार युद्ध के टारगेट 4-5 बार बदल चुकी है। कभी कहते हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह करना है, कभी उसके मिसाइल प्रोग्राम को नष्ट करना है और कभी ईरान के जंगी जहाज डुबोने को मकसद बताते हैं। सेनेटर के मुताबिक ट्रंप सरकार युद्ध के मकसद को लेकर कंफ्यूज है क्योंकि ट्रंप ने ईरान के विरुद्ध यह युद्ध इजराइल के कहने पर शुरू किया। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की जंग का असर अब पूरी दुनिया पर दिखाई देने लगा है। कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 4 दिनों में क्रूड का प्राइस 15% बढ़ चुका है। क्रूड ऑयल की कीमत $84 प्रति बैरल पहुंच गई है, जो पिछले 22 महीने में सबसे ज्यादा है। लिक्विड नेचुरल गैस के दाम भी बढ़ गए हैं। अमेरिका में तेल के दाम 50% बढ़े हैं। अब अमेरिका में पेट्रोल $3 पर गैलन से भी ज्यादा महंगा बिक रहा है, जबकि पिछले हफ्ते इसकी कीमत $2 प्रति गैलन थी। यूरोप में तो तेल और गैस की कीमतों में 40% का उछाल आया है। इसके अलावा चाइनीज फर्टिलाइजर और सोया की कीमतें भी बढ़ गई हैं। दुनिया में बढ़ती उथल पुथल का असर बुलियन मार्केट पर पड़ा है। लोग शेयर मार्केट के बजाय सोने चांदी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सोने की कीमत युद्ध शुरू होने के बाद से करीब 6% बढ़ चुकी है। वहीं चांदी के दाम में करीब 10% का उछाल आया है। यूरोप और अमेरिका से लेकर एशिया तक के शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखी गई। देश की कीमतें बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यह है
तेल की कीमतें क्यों बढ़ी? फारस की खाड़ी से बाहर निकलने का रास्ता यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। यहां से गुजर रहे 3 ऑयल टैंकर्स को ईरान ने डुबो दिया। इसके बाद हॉर्मुज से ऑयल टैंकर्स की एंट्री और एग्जिट बंद है। हॉर्मुज से होकर दुनिया का 20% तेल गुजरता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बचने के लिए यूएई ने अल फुजैरा में जो पाइपलाइन डिलीवरी पॉइंट बनाया था, ईरान ने उसको भी निशाना बनाया। ओमान के दुक्म एयरपोर्ट पर खड़े टैंकर्स को ईरान के हमले से नुकसान हुआ है। ईरान के ड्रोन और मिसाइल अटैक की वजह से रास तंदुरा में भी सऊदी अरब की सबसे बड़ी रिफाइनरी को बंद करना पड़ा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से फारस की खाड़ी से ऑयल की सप्लाई करने वाले ज्यादातर टैंकर्स रेड सी और अरब सागर में अटक गए हैं। इसी वजह से पूरी दुनिया में तेल और गैस की कीमतों में उछाल हो रहा है। अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। हालांकि हमारे देश में ऑयल और गैस का पर्याप्त भंडार है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। अभी भारत के पास कम से कम 25 दिनों का तेल और गैस का रिजर्व है। भारत खाड़ी देशों के अलावा दूसरे सोर्सेज से भी तेल को इंपोर्ट करने पर विचार कर रहा है। हालात पर नजर रखने के लिए सरकार ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया है। इसमें विदेश मंत्रालय, शिपिंग मिनिस्ट्री, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अधिकारियों को शामिल किया गया है। We have set up an interministerial group which meets on a daily basis and is closely monitoring the developments in West Asia to assess any vulnerabilities and in our shipping, in our logistics, in our export or even critical imports, and we will coordinate with interministerial actions. We had the first meeting of the interministerial group at 5 p.m. today. Several suggestions have come out of different ministries, different export promotion councils. We shall work on those and we will continue to look for your valued suggestions in the Ministry of Commerce so that we can ensure the minimal impact of the West Asia crisis. पीयूष गोयल कह रहे थे कि सरकार ने हालात पर नजर रखने के लिए जो इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया है, आज इस ग्रुप की पहली मीटिंग हुई थी। अब यह ग्रुप रोजाना मिलेगा, हर दिन के हालात का जायजा लेगा। पीयूष गोयल ने बताया कि भारत में तेल की कीमतें स्थिर रखने के लिए कुछ नए प्रपोजल आए हैं, इन पर सरकार विचार कर रही है और जल्दी ही इन विकल्पों पर काम आगे बढ़ेगा ताकि इस जंग का असर देश की आम जनता पर कम से कम पड़े। इस बार के युद्ध में ईरान ने मिसाइल्स के अलावा एक और तरह के हथियार का इस्तेमाल किया है और वो है ऑयल और गैस। ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका के अटैक का सबसे ज्यादा असर गल्फ कंट्रीज पर पड़ा है। कतर को नेचुरल गैस का प्रोडक्शन बंद करना पड़ा, सऊदी अरब को ऑयल रिफाइनरी बंद करनी पड़ी। नतीजा यह हुआ कि पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस शूट अप कर गए और कतर और सऊदी अरब जैसे ऑयल रिच कंट्रीज पर नेगेटिव असर पड़ा। ये ईरान की सोची समझी रणनीति है जिसमें अमेरिका का साथ देने वाले देशों पर प्रेशर बनाया जा सके। और अब तक के जो हालात हैं उससे तो ये लगता है कि मिडिल ईस्ट के देश किसी प्रेशर में नहीं आए हैं, उन्हें अमेरिका पर भरोसा है और वैसे भी अपनी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए वो अमेरिका पर डिपेंडेंट है, इसलिए उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। लेकिन भारत सरकार की पहली चिंता मिडिल ईस्ट में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर है। कतर, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, यूएई, ओमान और ईरान समेत सभी देशों में मौजूद इंडियन एम्बेसीज इन देशों में मौजूद भारतीयों के संपर्क में हैं। हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। कुछ देशों से भारतीयों की वापसी शुरू हो गई है। दुबई में फंसे करीब 2000 से ज़्यादा भारतीय आज अबू धाबी और ओमान के रास्ते दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु पहुंचे। दुबई में फंसी बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु भी आज बेंगलुरु लौट आई। एयर एमिरेट्स की फ्लाइट से मुंबई पहुंचे लोगों ने बताया कि दुबई में हालात डरावने जरूर हैं, लेकिन वहां की सरकार ने कभी भी लोगों को इनसिक्योर महसूस नहीं होने दिया। लोगों ने कहा कि यूएई की सरकार सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह हैंडल कर रही है, इसलिए वहां किसी तरह का पैनिक नहीं है। दुबई में अटके हुए थे
वहाँ से बाय रोड हम ओमान गए और ओमान से फ़्लाइट लेके हम इंडिया आए। दुबई में ऑन ग्राउंड सिचुएशन तो ठीक थी, काफ़ी मिसाइल्स इंटरसेप्ट हो रही थी, लाइफ नॉर्मल थी, पर एयर स्पेस बंद होने की वजह से हम सब वहाँ अटक गए थे। ऐसी सिचुएशन तो हमने कहीं देखी नहीं कि लोग भाग रहे हैं या लोग डरे हुए हैं, अपने घरों में हैं। अभी हमें एक चांस मिला ओमान के थ्रू आने का, तो हमने ओमान से फ्लाइट लेके हम रिटर्न आ गए। दुबई में स्थिति थोड़ी गंभीर थी, कंटिन्यूसली ड्रोन काफी शूट हो रहे थे दुबई में, जिसमें लोगों को एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने में। एज सच कोई कैजुअलिटी सुनी नहीं है, लेकिन जहां इतने ड्रोन शूट हो रहे हैं, पार्टिकल्स नीचे गिर रहे हैं, वहां तकलीफें तो काफी आ रही है। दुबई बॉर्डर से लोग मस्कत 6 घंटे में पहुंच रहे, वहां से इंडिया में दिन की 5-6 फ्लाइट्स है डिफरेंट सिटीज में। सो हम लोग वाया मस्कत मुंबई की फ्लाइट में। सिचुएशन था, मतलब लग रहा था कि डरावना था, लेकिन वहां का एटीट्यूड लोगों का देख के ऐसा फील नहीं हो रहा था कि कुछ खराब चल रहा है वहां पर। ऑफकोर्स प्रिकॉशन लेना जरूरी है, वहां के ऑफिशियल्स ने अच्छे से हैंडल किया, और मैं सजेस्ट करता हूं कि जो भी वहां पर है वो अपने फैमिली के पास रहे, वो सेफर रहेगा। प्रॉब्लम एक्चुअली था कि जो मिसाइल इंटरसेप्ट हो रहे थे उसका आवाज और उसके जो पीसेस गिर रहे थे उससे तकलीफ हो रही थी। ऐसे कुछ मिसाइल एक्चुअली हिट नहीं हुए थे। हाँ, ऑफकोर्स होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, तो प्रिकॉशन हमेशा लेना चाहिए। दुबई में फंसे 149 पैसेंजर्स को लेकर एयर इंडिया की एक फ्लाइट आज दिल्ली पहुंची। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो दुबई घूमने गए थे, लेकिन जंग शुरू होने की वजह से वहां फंस गए थे। नहीं, मैं टूरिस्ट था, है ना, हम लोग वहाँ रह नहीं रहे थे। हाँ, गए थे। तो 28 को हमारा वापसी था, लेकिन हम लोग अभी आए, अभी हम लोग का 4 दिन से हम लोग वहाँ रुके हुए थे। सिचुएशन उतना खराब नहीं है जितना मतलब दिखाया जा रहा है, लेकिन इंटरसेप्शंस और ये सब तो हो रहे हैं, है ना, लेकिन बहुत ही रेयर है। मतलब कोई किसी इलाके में हो रहा है, कभी किसी इलाके में हो रहा है। एक शेलिंग मैंने देखा है, एक इंटरसेप्शन मैंने देखा है। थोड़ा स्केरी था वहाँ, क्योंकि बार बार अलार्म बज रहा था सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और बार बार बोल रहे थे कि कभी अंदर जाओ बाहर आओ, लेकिन बाद में उन्होंने बहुत अच्छे से हमें मतलब फ्लाइट तक पहुंचाया है। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा 3 दिन हमने जो वहाँ बिताए हैं, थोड़ा स्केरी था। अबू धाबी में थे हम लोग जब स्टार्ट हुआ था 28 को, तो वहाँ हम लोग W होटल में थे, वहीं से स्टार्ट हो गया था। तो हम लोगों को उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब पार्किंग एरिया में उन्होंने वो बना रखा था कि यहाँ पे आप सेफ हो, आप यहाँ रहो। बहुत अच्छे से वहाँ सब कुछ उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ था। धमाके तो हो रहे थे और आ रही थी आवाज़ें, लेकिन हमने मतलब इतना देखा नहीं वहाँ से। इस बीच स्पाइस जेट ने भी यूएई के फुजैरा से दिल्ली, मुंबई और कोच्चि के लिए स्पेशल फ्लाइट शुरू करने का ऐलान किया है। गल्फ कंट्रीज से तो भारत के लोगों की वापसी शुरू हो गई, लेकिन जो भारतीय ईरान और इजराइल में हैं, उन्हें वहां से निकालना बड़ा चैलेंज है। ईरान में इंडियन एम्बेसी ने इंडियन स्टूडेंट्स को तेहरान से निकलकर सुरक्षित ठिकानों पर भेज दिया है। इजराइल में फंसे भारतीयों को भी वक्त वक्त पर अलर्ट करके बंकर में भेजा जाता है, लेकिन भारत में रह रहे उनके परिवार हालात को देखकर बहुत चिंता में हैं, परेशान हैं। रीवा के शैलेंद्र इजराइल में रिसर्च करने गए हैं, लेकिन वहां फंसे हुए हैं और यहां परिवार वालों का बुरा हाल है। हालांकि शैलेंद्र ने एक वीडियो मैसेज भेजा है जिसमें उन्होंने बताया कि खतरा तो है, इजराइल सरकार और इंडियन एम्बेसी यहां फंसे सभी भारतीयों का पूरा ध्यान रख रही है। ये परिस्थितियां हम लोगों को थोड़ा सा भयभीत करती ही हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा भयभीत हमारे घर वाले होते हैं। तो मैं घर वालों को ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, आप निश्चिंत रहें। हमारे पास यहाँ पूर्णतः बहुत सारी सुविधाएं हैं, हमारे पास बंकर्स हैं। जब भी हमें हाई अलर्ट मिलता है, कुछ भी आशंका होती है, कुछ हाई अलर्ट मिलता है या सिग्नल मिलता है कि मिसाइल्स आने वाले हैं, तो हमको 10 से 15 मिनट पहले हमको मैसेज मिलता है, और वो मैसेज मिलने के बाद हम बंकर्स में चल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे हर बिल्डिंग्स में हमारे पास बंकर्स होते हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है, इसलिए भयभीत होने का कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये है कि हमें भारत सरकार की नीतियों पर पूर्णतः भरोसा है कि अगर उनको किसी प्रकार का भय या चिंता लगेगी कि उनके स्टूडेंट्स, उनके देश के, उनकी जनता सुरक्षित नहीं है, तो वो सही समय पर हमको यहाँ से इवैक्यूएशन का प्रोसेस किया जाएगा। गल्फ कंट्रीज में ईरान के हमलों से दहशत का माहौल ज्यादा है। यहां रहने वालों को इसकी आदत नहीं है।
दुबई में रहने वाले हजारों लोग ओमान की तरफ ड्राइव कर रहे हैं ताकि वहां से फ्लाइट लेकर इस रीजन से बाहर आ सकें। बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियां लेकर सऊदी अरब की तरफ भी जा रहे हैं। वहां फ्लाइट्स की लिमिटेड ऑप्शंस हैं और इसकी वजह है कि दुबई और अबू धाबी जैसे इलाकों में रहने वाले लोगों को एक सिक्योर वातावरण में रहने की हैबिट है। वहां कभी इस तरह का खतरा पहले महसूस नहीं किया गया, लेकिन अब ईरानी हमलों के बाद एमिरेट्स, एतिहाद और कतर जैसी वर्ल्ड क्लास एयरलाइंस ने 11,000 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। कल दुबई और अबू धाबी के एयरपोर्ट से कई सारी फ्लाइट्स, लिमिटेड नंबर की फ्लाइट्स बाहर जा सकी। ये एयरपोर्ट थोड़ी देर के लिए खुले थे। ज़्यादातर लोग प्राइवेट जेट्स लेकर यूरोप के देशों में जा रहे हैं। बड़ी संख्या में प्राइवेट जेट्स भारत में भी लैंड किए हैं। ये प्राइवेट जेट्स बहुत महंगे हैं। उदाहरण के तौर पर ओमान से मिलान के लिए एक दोस्त ने बताया कि प्राइवेट एयरलाइन ने उनसे 22 लाख रुपए तक चार्ज किए। लेकिन लोग मिडिल ईस्ट में फंसना नहीं चाहते। सेफ्टी के लिए वो कितना भी पैसा खर्च करने को तैयार है। भारत सरकार मिडिल ईस्ट में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने की कोशिश में जुटी है। जंग की वजह से सप्लाई लाइन डिस्टर्ब ना हो, इसकी रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन ईरान और अमेरिका की जंग पर सियासत भी शुरू हो गई। सोनिया गांधी ने आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या पर मोदी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। सोनिया गांधी ने आज ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले पर एक डिटेल्ड आर्टिकल लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि खामेनेई की टारगेट किलिंग पर भारत की सरकार की चुप्पी तटस्थता नहीं बल्कि जिम्मेदारी से बचना है। इससे भारत की विदेश नीति विश्वसनीयता और गंभीरता पर सवाल खड़े होते हैं। इसलिए जब संसद का बजट सत्र शुरू हो तो सरकार इस चुप्पी पर चर्चा करे। इसके बाद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी ने भी सोनिया गांधी के आर्टिकल को शेयर किया। राहुल ने लिखा कि भारत की संप्रभुता और शांति के लिए खड़ा होना चाहिए और अपनी नैतिक शक्ति को फिर से हासिल करना चाहिए। और इसके बाद कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आज दिल्ली में खामेनेई के रिप्रेजेंटेटिव अब्दुल मजीद हकीम इलाही से मुलाकात की। खामेनेई की हत्या पर दुख जताया और इमरान मसूद ने भी मोदी पर निशाना साधा। मसूद ने कहा कि दुश्मन की मौत पर भी लोग संवेदना जता देते हैं। ईरान तो मुल्क है जिसने मुश्किल वक्त में हमेशा भारत का साथ दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या पर मोदी के मौन का खामियाजा भविष्य में देश को भुगतना पड़ सकता है। ईरान हमारा वो दोस्त है जो हर वक्त में साथ खड़ा रहा। सस्ता तेल हमें ईरान से मिलता था। दुश्मन भी अगर कोई होता है तो संवेदना तो दुश्मन को भी दी जाती है। भारत की कूटनीति और भारत की विदेश नीति की धज्जियां उड़ा रही है सरकार। आप यूएई से बात कर रहे, सऊदी अरब से बात कर रहे, इजराइल से बात कर रहे। आपकी बात नहीं हो पा रही, समझ में आता है, लेकिन क्या एक बयान भी नहीं जारी कर सकते थे आप? आपको बात करनी है तो आपको दोनों तरफ दिखना पड़ेगा। आप वन साइडेड हो गए तो फिर आप बात करने वाले कहां रह गए? विदेश नीति की धज्जियां उड़ा रहे हो। आप यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर के फिलिस्तीन का समर्थन करते हो, हैं? फिर इजराइल की बात करनी शुरू कर देते हो। आप कंफ्यूज्ड हो और कंफ्यूज्ड आदमी हमेशा नुकसान करता है। और ये जो आपने किया है इसका नुकसान देश भुगतेगा। ऑयल की कीमतें आसमान पे चढ़ेंगी। सस्ता तेल हमें जहां से मिलता था आप खरीद लीजिए अमेरिका की गुलामी कर करके वेनेजुएला से तेल। भुगतेगा कौन? भुगतेगा देश। विदेश नीति की ऐसी आलोचना पर सोनिया और राहुल के बयान पर बीजेपी ने करारा जवाब दिया। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा कि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद खामेनेई ने भी कोई बयान जारी नहीं किया था, लेकिन राहुल गांधी को भूलने की बीमारी है। इसके बाद बीजेपी नेता अजय आलोक ने भी राहुल को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मौका भी नहीं देखते, देश के बारे में भी नहीं सोचते, हर वक्त सिर्फ प्रधानमंत्री को कोसते हैं, इसलिए कांग्रेस के बयानों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। क्या कीजिएगा, होली का त्योहार है ना, लाल पीले गुलाल हम लोग लगाते हैं, हरे गुलाल लगाते हैं, एक रंग काला भी होता है, तो काले रंग वाली अपनी काली जबान का प्रयोग कर रहे हैं राहुल गांधी साहब, जिनको ये नहीं पता है कि भारत सबसे पहला देश है जिसने ईरान से भी बात की, जिसने अमेरिका से भी बात की, जिसने इजराइल से भी बात की, और प्रधानमंत्री ने खुद बाकी राष्ट्राध्यक्षों से बात की। और हमारा एक ही मकसद है कि किसी चीज का समाधान युद्ध नहीं है,
बातचीत के जरिए ही समाधान हो सकता है, कूटनीतिक प्रयास से जरिए ही समाधान हो सकता है। ये बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं, सब पूरा देश कह रहा है। राहुल गांधी जी को समझ नहीं है। वो कहते हैं पक्ष लो। क्या ये पक्ष लेने का समय है या निंदा करने का समय है? 1 करोड़ भारतीय हैं पूरे गल्फ रीजन में। हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी अगर ये युद्ध लंबा चला तो। ये युद्ध रोकने का समय है कि पक्ष और निंदा का समय है? जिस व्यक्ति में इतना ज्ञान नहीं हो, ऊपर का माला खाली है और काले रंग का प्रदर्शन रोज दिन होता है, तो चलिए होली है, बुरा न मानो, होली है, बोलने दीजिए। इस समय हमारी विदेश नीति को समझने की जरूरत है। चीन और रूस तो अमेरिका के घोर विरोधी हैं, ईरान के साथी हैं, वो भी खामोश हैं। ओआईसी के 57 मेंबर हैं, सारे इस्लामिक मुल्क हैं, लेकिन सिर्फ टर्की, लेबनान, इराक और यमन ने ईरान को सपोर्ट किया है। बाकी सारे देश चुप हैं, लेकिन चुप्पी का मतलब ये नहीं है कि सारे देश ईरान का विरोध और अमेरिका का सपोर्ट कर रहे हैं। जंग ईरान और अमेरिका के बीच है। इसमें कूदने का मतलब है दूसरे की लगाई आग में हाथ जलाना। भारत को इसमें पड़ने की क्या जरूरत? लेकिन कांग्रेस की कोशिश रहती है कि वो हर इशू पर नरेंद्र मोदी को घेरे, बार बार ये बताए कि मोदी कमजोर हैं, इसके आगे झुक गए, उसके आगे झुक गए। लेकिन ये कोई सीक्रेट नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने बड़ी चतुराई से विदेश नीति में बैलेंस मेंटेन किया है। पिछले 48 घंटों में 8 हेड ऑफ स्टेट से बात की है। वो इजराइल के टच में भी हैं और ईरान के टच में भी। आज दुनिया में जो बदले हुए हालात हैं, उसमें देश को इसी तरह के बैलेंस की जरूरत है। ईरान और अमेरिका की जंग पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और जनरल आसिफ मुनीर के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई है। पाकिस्तान की जनता ईरान के सपोर्ट में सड़कों पर है। अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कराची से लेकर लाहौर तक लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी और पुलिस सड़कों पर कंटेनर्स रखकर प्रोटेस्ट करने वालों को अमेरिकन कॉन्सुलेट तक पहुंचने से रोकने की कोशिश कर रही है। अमेरिकन एम्बेसी और कॉन्सुलेट के बाहर भारी फोर्स तैनात की गई है। इसके बाद भी लाहौर में आज प्रदर्शनकारियों ने यूएस कॉन्सुलेट में आग लगा दी। पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि शहबाज शरीफ की सरकार ईरान का खुलकर सपोर्ट करे। मजे की बात है, आज पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने भी ईरान की हिमायत कर दी। पार्लियामेंट में खामेनेई की मौत पर दुख जाहिर किया। हालांकि जरदारी ने ईरान पर हमले को गलत बताया, लेकिन अमेरिका के खिलाफ साफ साफ कुछ नहीं कहा। In this spirit, we strongly condemn the war being waged on Iran while negotiations were underway. We have reaffirmed our support for sovereignty and territorial integrity of our brotherly nation. I join all Pakistanis condoling the martyrdom of Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei. May Allah grant him highest place in Jannah. आसिफ अली जरदारी ने कहा कि वो अपने मुस्लिम ब्रदर ईरान की संप्रभुता का सम्मान करते हैं। जरदारी ने खामेनेई की मौत पर अफसोस जताया और कहा उन्हें अल्लाह सबसे ऊंचा स्थान दे। जरदारी तो अपनी बात कहकर चले गए, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान के सांसदों ने शहबाज शरीफ की हुकूमत की असलियत बयान की। कुछ एमपीज ने कहा कि पाकिस्तान की सरकार में हिम्मत ही नहीं है कि वो अमेरिका के खिलाफ एक लफ्ज भी बोल सके, इसलिए पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में लोग पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं। सोशल मीडिया पे एक मीम देख रहा था, उसमें एक बूढ़ा शख्स कह रहा है कि पाकिस्तान ने पहले ईरान को फोन किया और कहा हम आपके साथ खड़े हैं, और फिर पाकिस्तान ने सऊदी अरब को फोन किया और कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो ईरान और सऊदी अरब ने एक दूसरे को फोन किया और पाकिस्तान को कहा कि भाई आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। सर, सिफारती सतह पे तो कोई ऐसी कोशिश की जाए कि इस कत्लेआम को रोका जा सके। पार्लियामेंट में जब मेंबर्स ने इस तरह शहबाज शरीफ हुकूमत का मजाक उड़ाया तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने साफ साफ कह दिया ये सही है कि पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ नहीं बोल सकता,
क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के रहमो करम पर ही जिंदा है। अमेरिका जिस दिन चाहेगा उसी दिन पाकिस्तान का खेल खत्म हो जाएगा। अमेरिका जो है अगर जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है हम जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे ना रहें। ऑलरेडी जो माशी हालात जो है हमारे इंतहाई मखदूश हैं। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना ये लगे हुए हैं, अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं सारे के सारे ऑफ हो जाते। ख्वाजा आसिफ की हिम्मत की तारीफ करनी पड़ेगी। जब शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो आवाम की नाराजगी को देखते हुए अमेरिका का नाम लेने से भी डर रहे हैं, उस वक्त ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान की हकीकत साफ साफ लफ्जों में बयान कर दी। उनकी बात सही है कि पाकिस्तान अमेरिका के दिए डॉलर्स पर ही पल रहा है। इसलिए अब पाकिस्तान की जनता को समझ लेना चाहिए कि आसिफ मुदीर ने ट्रंप की इतनी चमचागिरी क्यों की थी, उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट क्यों किया था, पाकिस्तान को ट्रंप के कदमों में क्यों बिछा दिया था। अब मैं आपको बिहार की राजनीति के बारे में बता देता हूं। दो बड़ी खबरें आई हैं। एक तो बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन बिहार से राज्यसभा में जाएंगे। नितिन नवीन के अलावा बीजेपी ने शिवेश कुमार को बिहार से राज्यसभा का टिकट दिया है। लेकिन चर्चा इस बात की ज्यादा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री कंफर्म हो गई है। नीतीश कुमार ने इसके लिए सहमति दे दी है। निशांत कुमार कल जेडीयू की मेंबरशिप लेंगे। हालांकि यह भी पक्का नहीं कि निशांत कुमार को पार्टी में कोई पोजीशन दी जाएगी या उन्हें राज्यसभा में भेजा जाएगा। नीतीश कुमार के करीबी और बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने सिर्फ इतना कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता तो बहुत पहले से चाहते हैं कि निशांत कुमार राजनीति में आए। अब निशांत को क्या जिम्मेदारी देनी है, इसका फैसला नीतीश कुमार करेंगे। जदयू की तरफ से कौन जाएंगे ये निर्णय तो सिर्फ मुख्यमंत्री जी को करना है, जो पार्टी के सर्वोच्च नेता है या सर्वमान्य नेता है, वो तय करेंगे कि राज्यसभा कौन जाएंगे। लेकिन निशांत के राजनीति में आने की बात पूरे पार्टी में चल रही है और पार्टी के सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए और जिस दिन भी वो आते हैं तो पूरी पार्टी उनका स्वागत करेगी। नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में एंट्री एक ऐसा सीक्रेट है जो सबको पता था। बहुत दिन से नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी की तलाश हो रही थी और निशांत बड़े धैर्य से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। सत्ता के समीकरण ऐसे हैं कि नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी उनके बेटे के अलावा किसी और को नहीं सौंपा जा सकता। निशांत राजनीति में आएंगे तो ऑटोमेटिकली नीतीश कुमार की कुर्सी के दावेदार बन जाएंगे और उनका इस पोजीशन में होना जेडीयू और बीजेपी दोनों को सूट करता है। आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। रंगों का त्योहार होली कल पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। लेफ्ट पार्टियां कल बंगाल में एसआईआर के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च करेंगी। मोहन भागवत कल 2 दिन के दौरे पर गुजरात जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल कल कोलकाता में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।